विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर महेश गोटवाल आपका इस वीडियो क्लास में पुनः स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, हम अध्ययन कर रहे हैं बीए द्वितीय वर्ष लोक प्रशासन के प्रथम प्रश्न पत्र प्रशासनिक संस्थाएं का। हमारा जो विषय चल रहा है, हमारा जो टॉपिक चल रहा है व्यवस्थापिका के कार्य। इस टॉपिक के अंतर्गत हम व्यवस्थापिका के परंपरागत कार्यों का अध्ययन कर चुके हैं, तो हम उसका छोटा सा रिवीजन करते हैं हम शॉर्ट में जल्दी से। व्यवस्थापिका द्वारा दो प्रकार के कार्य संपन्न कराए जाते हैं, परंपरागत कार्य, आधुनिक कार्य। परंपरागत कार्यों के अंतर्गत व्यवस्थापिका विधि निर्माण का कार्य करती है। व्यवस्थापिका प्रशासन पर नियंत्रण रखने का कार्य करती है। व्यवस्थापिका विमर्शात्मक कार्य करती है, राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण रखती है, न्यायिक कार्य संपन्न करती है, संविधान संशोधन का कार्य करती है, निर्वाचन संबंधी कार्य करती है, कार्यपालिका और मतदाताओं के मध्य सेतु बनाए रखने का कार्य, अभाव अभियोगों की अभिव्यक्ति प्रदान करने का कार्य, जनमत का निर्माण और उसे जनमत का निर्माण करने का कार्य करती है। व्यवस्थापिकाओं के आधुनिक कार्यों की चर्चा करें अगर हम करें तो वर्तमान 21वीं शताब्दी में आधुनिक जो समय है, अगर हम इसकी बात करें तो आधुनिक समय में वर्तमान 21वीं शताब्दी में जो परिस्थितियाँ नित्य परिवर्तनशील हैं, उन बदलती हुई परिस्थितियों में व्यवस्थापिकाओं के भी कार्य और भूमिकाओं में परिवर्तन आ गया है। आजकल जो व्यवस्थापिकाओं के जो राजनीतिक कार्य हैं वो अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं, इसलिए अब हमको व्यवस्थापिकाओं के कार्यों का अध्ययन राजनीतिक आधुनिकीकरण और राजनीतिक विकास के संदर्भ में करना चाहिए। तो व्यवस्थापिकाओं के विधायकों के राजनीतिक एवं राजनीतिक व्यवस्था से जो संबंधित कार्य हैं वो इस प्रकार हैं। व्यवस्थापिका द्वारा औचित्यकरण या वैधता प्रदान करने का कार्य किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि जनता तथा अभिजन में सरकार के शासन करने के नैतिक अधिकार के लिए या तो नियमित और निर्विघ्न रूप में या स्पष्ट और चेतन ढंग से कार्यपालिका के उपक्रम पर विधायी अनुमोदन की छाप लेकर स्वीकृति अथवा समर्थन प्राप्त करने से इसका अभिप्राय है। विधायिका जो संबद्ध जनता है और अभिजन वर्ग से सरकार के शासन करने के उस नैतिक अधिकार के प्रति व्यापक और गहन भावना उत्पन्न करती है, जो अगर व्यवस्थापिका न हो तो यह उपलब्ध नहीं हो सकती है, यह भावना नहीं बन सकती है। तो व्यवस्थापिका के कारण ही, क्योंकि व्यवस्थापिका में जनता के जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, जनता जिनसे स्पष्ट प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में रहती है, उनको वोट देकर चुनती है, तो उनको उनके पास नैतिक दायित्व होता है जनप्रतिनिधियों का कि जनता का वो प्रतिनिधि प्रदान करें, और जनता अपने इस अधिकार के प्रति जागरूक हो जाती है कि वो उसके जो जनप्रतिनिधि हैं वो उसके कारण ही व्यवस्थापिका सदस्य बनकर सरकार का शासन बनाए रखने का चलाने का कार्य कर रहे हैं। और जो कार्यपालिका है वह कार्यपालिका भी है जो सरकार चला रही है, वह भी अपने जो भी कार्य जो संपन्न करती है, दैनिक रूप से जो कार्य करती है, उनको व्यवस्थापिका के माध्यम से उन्हें वैधता प्रदान करती है, उन्हें औचित्यता प्रदान करती है। व्यवस्थापिका से कार्यपालिका द्वारा जो संपन्न कार्य कराए जाते हैं, जो नीतियाँ बनाई जाती हैं, जो सरकार द्वारा जो कार्य करते हैं, उन नीतियों और कार्यों के लिए व्यवस्थापिका में विधायी अनुमोदन प्राप्त करती है, और विधायी अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात सरकार अपने कार्यों को औचित्यता प्रदान करती है, वैधता प्रदान करती है। इस तरह से कार्यपालिका जो व्यवस्थापिका है वो दोहरे प्रकार से, एक तो जनता को जागरूक करती है सरकार के प्रति और एक लगाव का भावना पैदा करती है, और उधर से कार्यपालिका अपने जो कार्य हैं उनको विधायी अनुमोदन प्राप्त करके उन्हें वैधता प्रदान करने का कार्य करने के लिए व्यवस्थापिका का सहयोग लेते हैं। व्यवस्थापिका द्वारा ये महत्वपूर्ण कार्य संपन्न किया जाता है। व्यवस्थापिका एक सुरक्षा यंत्र के रूप में कार्य करती है। सरकार के लिए तनाव कम करने का काम करती है, सरकार के लिए एक सुरक्षा रूपी यंत्र के रूप में कार्य करती है। व्यवस्थापिका के कारण जो तनाव होता है सरकार के प्रति, वो तनाव कम हो जाता है। व्यवस्थापिका एक आश्वासन प्रदान करने का काम करती है। व्यवस्थापिका जो सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के प्रति समर्थन जुटाने का काम करती है, और बाहर
जो जाने का रास्ता भी रास्ते का कार्य, जो भारत सरकार की जो रीतियाँ नीतियाँ हैं उनको बाहर उन्हें कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है, उसको भी उसको वह कार्य भी व्यवस्थापिका द्वारा संपन्न किया जाता है। जब भी व्यवस्थापिक जब भी व्यवस्था सरकार के समक्ष कोई संकट आ जाता है, कार्यपालिका के समक्ष कोई ऐसा संकट आ जाता है जिस पर कार्यपालिका उस पर निर्णय लेने में सक्षम नहीं रह पाती है, उसे और अनेक प्रकार के अवरोध उत्पन्न हो जाते हैं, गतिरोध उत्पन्न हो जाते हैं और कोई निर्णय स्पष्ट रूप से निकलता हुआ नज़र नहीं आता। ऐसी परिस्थितियों में जब राजनीतिक व्यवस्था में गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और सामान्य निर्णय निर्माण प्रक्रिया से उन विकट परिस्थितियों में, उन आपातकालीन परिस्थितियों में निकलने का कोई रास्ता समझ नहीं आता है, कोई रास्ता नहीं सूझ पाता है, तो ऐसी परिस्थितियों में सभी लोग, सभी देश की जो जनता है और देश का जो तंत्र है वो ऐसी परिस्थितियों में व्यवस्थापिका की ओर ही देखता है कि व्यवस्थापिका उस अवस्था को, उस जो संकटपूर्ण स्थिति है, जो गतिरोध की स्थिति है, उसका कोई संतोषप्रद हल उसका निकाला जा सके, उसका उपाय खोजा जा सके, तो उसके लिए व्यवस्थापिका द्वारा महत्वपूर्ण कार्य संपन्न किया जाता है। व्यवस्थापिका अपने विचार विमर्श के पश्चात कोई ना कोई रास्ता संकटपूर्ण स्थिति का सामना करने के लिए निकाल लेती है। इस तरह से व्यवस्थापिका सरकार के सुरक्षा यंत्र के रूप में कार्य करती हैं। व्यवस्थापिकाएं प्रतिनिधित्व का कार्य भी करती हैं। व्यवस्थापिकाएं प्रतिनिधित्व प्रदान करती हैं। राजनीतिक प्रतिनिधित्व से तात्पर्य यह है कि शासकों या जनप्रतिनिधियों का उन लोगों के प्रति उत्तरदायी होगा, प्रतिनिधि जिन उन लोगों के प्रति उत्तरदायी होगा जिन्होंने उनको जो शासक बनाने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार की भूमिका अदा की है। इस कारण व्यवस्थापिका से यह अपेक्षा की जाती है व्यवस्थापिका कि वह जो निर्वाचकों के आदेशों, आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के प्रति उदासीन नहीं रहे। यानी जो जनप्रतिनिधि है, जो जनप्रतिनिधि को चुनने में जो सहायता की है, उनके निर्वाचन मंडल ने, मतदाताओं ने जो उनको चुना है, तो उस मतदाताओं की आदेशों की, उनकी आवश्यकताओं की, उनकी इच्छाओं की और आकांक्षाओं को पूरा करना उन जनप्रतिनिधियों का, व्यवस्थापिका का महत्वपूर्ण दायित्व है। और उनका दायित्व यही बनता है कि वो जो भी वहाँ व्यवस्थापिका में बैठकर वो जो भी नीति निर्माण करें, कानून बनाएं, नियमों का निर्माण करें, वह इन बातों का स्पष्ट ध्यान रखे कि जिन मतदाताओं ने उन्हें चुनकर नियम बनाने लायक बनाया है उनका उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने का कार्य करे, उनके हितों को सुरक्षित रखने का कार्य करे, उनकी समस्याओं का निराकरण करने का कार्य करे। इसलिए अगर हम वास्तविकता में अगर देखा जाए तो इस प्रकार की जो निर्वाचित व्यवस्थापिकाएं हैं वो वास्तव में प्रतिनिधि सरकारों का पर्याय बन गई हैं। और जो विधि, जो कानून है वो क्योंकि हमारे देश की संप्रभुता जनता में निवास करती है, तो जो कानून व्यवस्थापिका द्वारा बनाया जाता है वह कानून जो संप्रभु जनता है उसकी इच्छा की अभिव्यक्ति है, क्योंकि व्यवस्थापिकाएं के माध्यम से जो व्यवस्थापिकाएं ही उस कानून का निर्माण करती है। अगर हम अगले बिंदु की बात करें तो अगला बिंदु यह है, व्यवस्थापिका हित स्वरूपीकरण एवं हित समूहीकरण का कार्य करती है। जो हित समूहीकरण का जो कार्य व्यवस्थापिका द्वारा संपन्न किया जाता है, तो यह माना जाता है कि यह व्यवस्थापिकाओं का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है वो यह है कि वह राजनीतिक कार्यों का हित स्वरूपीकरण करने का कार्य व्यवस्थापिका द्वारा किया जाता है। अगर हम बात करें राजनीतिक व्यवस्था की बात करें, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करें, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों के अनेक प्रकार के हित होते हैं और इन हितों में ये स्पष्ट होता है कि इन हितों में परस्पर आंतरिक संघर्ष होता ही होता है, अनिवार्य होता है, क्योंकि ये भड़क जाते हैं, संघर्ष प्रकट हो जाते हैं। और यह संघर्ष इसलिए प्रकट होते हैं कि लोगों के आपस में, अलग अलग वर्गों के आपस में हित टकराते हैं और इन हितों का टकराव एक संघर्ष की परिस्थिति उत्पन्न करती है। ऐसी परिस्थितियों में व्यवस्थापिकाएं इन सभी हितों को पूरा करने के लिए और इनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए और तो इनका कोई ना कोई समाधान व्यवस्थापिका ये खोजती है।
ये इसके लिए चाहे व्यवस्थापिका हितों को पूरा करने का आश्वासन दे, हितों को सुरक्षित रखने का आश्वासन करे, और अगर कोई उनकी बात नहीं मानता है व्यवस्थापिका, तो उसके लिए वो दंडात्मक कार्रवाई करने की धमकी देकर भी तालमेल स्थापित करने का कार्य व्यवस्थापिका द्वारा किया जाता है। राजनीतिक व्यवस्था में हित व मांगों का स्वरूपीकरण हो जाने के बाद व्यवस्थापिका को ही इन हितों का समूहीकरण करने बनाए रखने का कार्य करना पड़ता है। हित समूहीकरण से तात्पर्य यह है, हित समूहीकरण की हम बात करें तो हित समूहीकरण का अर्थ यह है कि जो अलग अलग प्रकार के हित हैं, अलग अलग प्रकार की मांगें हैं, उन मांगों में सामंजस्य बैठाना, उनमें तालमेल बैठाना, उनका आपस में एक दूसरे के प्रति अनुकूलन करना और एक समाधान का रास्ता खोजने का कार्य ही हित समूहीकरण कहलाता है। व्यवस्थापिका अनेक प्रकार से, अनेक विधियों से हित समूहीकरण का कार्य संपन्न करती हैं, कार्य करती हैं हित समूहीकरण का, और इस काम के लिए व्यवस्थापिकाओं द्वारा अनुनय विनय करने का कार्य करते हैं, समझौते करने का कार्य करते हैं, समझाने बुझाने का कार्य करते हैं, और अगर उससे भी नहीं मानते हैं तो धमकी देकर या डरा धमका कर या कानून का निर्माण करके एक अलग अलग हितों को जोड़कर उन हितों का एक समूहीकरण बनाया जाता है। व्यवस्थापिका अनेक मांगों को नरम करके और उन्हें पूरा करने का वायदा करके, या कुछ हितों में से प्रमुख हितों को चयन करके, या उग्र दबाव वाली मांगों को ठंडा करके दबा करके हित समूहीकरण के कार्य को करने में सफल हो जाती है। तो व्यवस्थापिका इस प्रकार से अलग अलग मांगों को एक ही मांग बनाए रखने का, एक ही डिमांड पर सब लोगों को एकजुट बनाए रखने का हित समूहीकरण का कार्य व्यवस्थापिका द्वारा संपन्न किया जाता है। व्यवस्थापिका द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है वह यह है कि व्यवस्थापिका राजनीतिक समाजीकरण एवं शिक्षण प्रदान करने का कार्य व्यवस्थापिका द्वारा किया जाता है। जो राजनीतिक समाजीकरण, जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्य व्यवस्थापिका द्वारा कराया जाता है। अगर हम राजनीतिक समाजीकरण की बात करें तो राजनीतिक समाजीकरण से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके आधार पर कोई भी राजनीतिक व्यवस्था अपने को लोगों से प्रतिबद्ध रखती है, अपने से लोगों को जोड़े रखती है, और अपने अनुकूल दृष्टिकोण बनाने के लिए, अपनाए रखने के लिए, बनाने के लिए प्रेरणा प्रदान करने का कार्य भी व्यवस्थापिका द्वारा किया जाता है। अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो राजनीतिक समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक व्यवस्था के बारे में लोगों के मूल्य, विश्वास, आस्था तथा संवेग वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को प्रदान किए जाते हैं। व्यवस्थापिका, अगर हम बात करें संसद और व्यवस्थापिकाएँ, विधानसभाएँ, जो राजनीतिक ट्रेनिंग है, जो पॉलिटिकल ट्रेनिंग है, उसके प्रमुख मंच इनको बताया जाता है। और व्यवस्थापिका में होने वाली जो बहस है, जो वाद विवाद होता है, वो समाचारों के माध्यम से और टीवी मीडिया के माध्यम से आम जनता तक पहुंचता है। जनता भी उन पर बहस करती है, अपने विचार रखती है, और राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनके प्रति जो लोग, जनता है और जो लोग हैं उनको अधिक जागरूक, अधिक समझ बनाए रखने के लिए जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनके ऊपर विचार विमर्श होता है, इन पर आपस में बहस होती है। तो अगला जो कार्य है व्यवस्थापिका का, आधुनिक कार्य जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, तो अगला जो आधुनिक कार्य है व्यवस्थापिका का कि व्यवस्थापिका पर्यवेक्षण, छानबीन एवं निगरानी संबंधी कार्य संपन्न कराए जाते हैं। अगर हम आधुनिक व्यवस्थापिकाओं की बात करें तो आधुनिक व्यवस्थापिकाएं कार्यपालिका को नियम निर्माण की स्वीकृति प्रक्रिया का उल्लंघन करने से रोकने का प्रयत्न करते हैं। जो लोक लेखा समिति है, प्रश्नों में पूरक प्रश्नों का प्रक्रिया है, ध्यान आकर्षण संबंधी प्रस्ताव है, स्थगन प्रस्ताव है, कटौती प्रस्ताव है, निंदा प्रस्ताव है, ऐसे अनेक प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं, अनेक प्रकार के प्रस्तावों की जो व्यवस्थाएं हैं, उनके माध्यम से जो कार्यपालिका है वो व्यवस्थापिका है, जो व्यवस्थापिका वो कार्यपालिका की पूरी चौकसी रखती है, पूरी निगरानी रखती है। और इसके लिए कभी कभी संसद में जेपीसी का गठन भी किया जा सकता है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिश्नर का भी कमेटी की भी गठन किया जाकर किसी भी प्रकार की भ्रष्ट आचरण को या गलत आचरण को रोकने का कार्य व्यवस्थापिका द्वारा किया जाता है। अगर व्यवस्थापिका द्वारा जांच एवं जो निगरानी का डर है वो कार्यपालिका और न्यायपालिका को सदैव हमेशा सतर्क रखता है, क्योंकि
जो व्यवस्थापिका है उसकी वर्तमान भूमिका देश के रक्षक एवं पैरोदारों जैसी हो गई है। और वहीं देश की जो न्यायपालिका है और कार्यपालिका में उच्च पदाधिकारियों से जवाब तलब करने का अधिकार भी व्यवस्थापिका के पास सुरक्षित रहता है। व्यवस्थापिका इस अधिकार को अपने पास रखती है। अगर हम संक्षेप में बात करें तो राजनीतिक जो व्यवस्था है, व्यवस्थापिकाएं हैं वो राजनीतिक व्यवस्था के प्रत्येक घटक की प्रत्येक महत्वपूर्ण बिंदु की निगरानी रखने का कार्य व्यवस्थापिका द्वारा संपन्न कराया जाता है। व्यवस्थापिका को शक्तियों से जो अन्य जो सरकार के अंग हैं उनको उनकी शक्तियों के दुरुपयोग होने से रोकने के लिए व्यवस्थापिका कार्य करती है। तो हम ये है व्यवस्थापिका के जो आधुनिक समय में जो सनय सनय विकसित हुए जिनकी आवश्यकता समझ में आई है, जो आवश्यकता में दिख रही है, उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और जो शासन व्यवस्था है उसको समीचीन बनाए रखने के लिए, समकालीन बनाए रखने के लिए और आधुनिक जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों का सामना करने में संपन्न बनाए रखने के लिए व्यवस्थापिका द्वारा विभिन्न प्रकार के जो आधुनिक कार्य संपन्न किए जाते हैं उनकी अभी हमने चर्चा की है।